मुजफ्फरपुर के नॉर्थ बिहार अवघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है और सुनवाई की जांच, स्पीच थेरेपी और कान की मशीन, ये इस तरह के शिकायत बहुत आ रहे हैं कि लोग को सुनाई नहीं दे रहा है, हकलाना ये है, बच्चे का ग्रोथ नहीं बढ़ना, इस तरह के मतलब कि ज़्यादा शिकायत हो रहे हैं बच्चों में, खासकर क्यों हो रहे हैं और कैसे बचना चाहिए, क्या इलाज है, वो विस्तार रूप से बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने आके इन चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता जाहिर की। तो मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु कुमार संजू है। मैं द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर, जो कि जुब्बा सहनी पार्क के पास है, यहाँ पे मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पद पे कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ और मेरी जो पढ़ाई है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग से मैंने अपनी बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों किया है, जो कि एक इंडिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और इसे हिंदी में अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान कहा जाता है। और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, स्पीच एंड हियरिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली हम लोगों को ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑडियोलॉजिस्ट का काम होता है सुनाई की जांच करना। हम सुनाई की जांच एक छोटे जो जन्मजात शिशु है उससे लेके एक 90 इयर्स के भी कोई पर्सन है, उनका भी हम सुनाई की जांच करते हैं। तो वो उस तरह की फैसिलिटीज़ भी हमारे पास होती हैं। तो एक जन्म जो एक बच्चा छोटा है, जिसे जो एक जन्मजात बच्चा है, उसे भी उसको भी सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ के द्वारा कोई अत्यधिक मेडिसिन लिया गया या कोई अत्यधिक किसी तरह की ट्रीटमेंट हुई है उनकी, या बच्चा जन्म लेते उसकी जो अपगार स्कोर है वो कम है, या जॉन्डिस हो गया,
तो इन सभी कारणों से बच्चे की सुनने की समस्या हो सकती है। तो अगर इस तरह की हिस्ट्री रही है या नहीं रही है, बच्चे की सुनाई की जांच जरूर करवानी चाहिए। उसके बाद कभी कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह होने के कारण भी बच्चे को सुनने की दिक्कत हो सकती है, या तेज आवाज़ की ध्वनि के कारण भी बच्चे को सुनने की दिक्कत हो सकती है। आजकल के जो युवा वर्ग है, आजकल बहुत ज़्यादा क्लब जाना या तेज आवाज़ों में रहना या बहुत ज़्यादा अत्यधिक म्यूजिक सुनना, इसके कारण भी सुनने की दिक्कत हो गई है। तो हम सबसे पहले सुनने की जांच करते हैं। सुनने की जांच जो है वो एक कंप्लीट जो साउंड ट्रीटेड रूम होता है उस वैसे रूम में किया जाता है, और सुनने की जांच के बाद हम पता करते हैं कि कान के किस भाग में दिक्कत है। वो जिस किसी भाग में दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है। जैसे कि कान के अगर बाहरी भाग में दिक्कत है या मध्य भाग में दिक्कत है तो उसकी जो इलाज होती है वो अलग होती है। अगर कान की जो नसें हैं, जिसे इनर ईयर बोला जाता है, कॉक्लिया एवं ऑडिटरी नर्व, अगर वहाँ पे दिक्कत है तो उसकी जो इलाज है वो कान की मशीन के द्वारा किया जाता है। तो आज के डेट में लोगों के पास बहुत अलग अलग प्रकार के मशीन, लोगों के पास ये फैसिलिटी है कि अलग अलग प्रकार के मशीन, नई टेक्नोलॉजी के मशीन मार्केट में काफ़ी सारे आ चुके हैं। तो वैसे मशीन से हम पहले ट्रायल करते हैं और जो मशीन बेस्ट होता है वो मशीन हम उन्हें फिट करते हैं। देखा जा रहा है कि बच्चों में टेंडेंसी हो जाते हैं, जो 10 साल के 15 साल के बच्चे हैं वो भी अभी लग रहे हैं 4 कि 2 साल के बच्चे हैं जो हरकत करते हैं, इस तरह के बच्चे, ये टेंडेंसी ज़्यादातर आ रहे हैं बच्चों में। ऐसा क्यों हो रहा है? सर, ऐसा इसलिए हो रहा है, बहुत बार जैसा कि आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न पूछा, बच्चा 5 साल का हो गया है लेकिन वो 1 साल या 2 साल के बच्चे जैसा बोल रहा है, या 5 साल का बच्चा 10 साल का हो गया है लेकिन वो 6 साल 5 साल के बच्चे जैसा बोल रहा है। तो इसे हम लोग स्पीच डिले बोलते हैं, अपने भाषा में डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज बोलते हैं। इसका कारण बहुत सारा है। बहुत बार ये किसी मेडिकल प्रॉब्लम के कारण स्पीच डिले हो सकता है, या आजकल के ज़माने में जो एक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फैमिली की, तो न्यूक्लियर फैमिली का एक कारण हो सकता है बच्चों के स्पीच डिले का। जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज की जो स्टिमुलेशन है वो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो बच्चे को एक अच्छा स्पीच लैंग्वेज स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, जिसके कारण स्पीच डिले हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मोबाइल फोन्स। तो आजकल क्या किया जा रहा है कि माँ के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा बहुत ही कम उम्र में, बच्चा 1 साल 1.5 साल का है और उसे मोबाइल फोन दे देते हैं। तो मोबाइल फोन के कारण बच्चों में वाक और भाषा स्पीच की डिले देखने को मिल रही है, जिसे मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि छोटे उम्र के बच्चों को कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए। देखा जा रहा है कि मोबाइल की बात बोले हैं, मोबाइल में अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो रोते हुए बच्चे को मोबाइल धरा देते हैं गार्जियन कि उसी में लगे रहते हैं, और कान में मतलब कि जो से लगा लेते हैं, जिससे साउंड का ज़्यादा होता है और जिससे कान से उससे भी मतलब कि कान से मतलब बहरा हो जाएगा। और एक नहाने के समय क्रम में ये देखते हैं कि साबुन हो चाहे शैम्पू हो, उसका फेन कान में जाता है, उससे भी मतलब कि प्रॉब्लम होती होगी, कान में इफेक्ट वो होता होगा। बिल्कुल सर। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपने बोला कि बच्चे को मोबाइल फ़ोन, तो ये तो बिल्कुल नहीं देना है। बच्चे को मोबाइल फ़ोन देना, समझिए कि हम बच्चे को स्वीट पॉइजन दे रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल आप नहीं कीजिए। दूसरा, जैसा कि आपने पूछा कि बच्चे के कान में फेन चला जाता है, तो उसके कारण डेफिनेटली उसके कारण ईयर ईचिंग, जैसे कि कान में ईचिंग जैसे महसूस करना या कान में दर्द होना, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, नहाते समय कान में पानी डालना, बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि नहाते समय वो कान में पानी डाल के कान को साफ करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कान को साफ करने की। कान के अंदर ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिससे कान खुद ब खुद अपना साफ सफाई कर लेता है। तो कान को साफ करना पानी डाल के या कोई और कोई पदार्थ डाल के, ये बिल्कुल एक गलत प्रैक्टिस है। देखते हैं बहुत से ऐसे होते हैं कि ये माचिस की तिल्ली से मतलब लोग कान को ये करते हैं, तो अंदर का जो चदरा होता है वो फटने का ये हो सकता है। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल आपने एक सही बात बताया। कई बार क्या होता है कि लोग माचिस की तीली लेके और अपने कान को साफ करने का प्रयास करते हैं, तो कान उन्हें पता नहीं होता है कि तीली को कितना अंदर लेके जाना है। तो हो सकता है अगर वो तीली थोड़ी सी अंदर चली जाएगी तो कान का पर्दा फट जाएगा, क्योंकि कान का पर्दा बहुत ही पतला होता है, 0.074 मिलीमीटर, ये बहुत पतला होता है।
तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके कान में बहुत ज़्यादा मैल बन गया है तो आप किसी ओटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट या किसी ऑडियोलॉजिस्ट से मिलें, वो उनसे कान साफ करवाएं। आप खुद से अपनी कान को साफ ना करें, और कान को साफ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। कान में जो वैक्स बनती है वो धीरे धीरे अपने आप ही निकलते रहती है। लेकिन अगर वैक्स जो है, कान में जो मैल है वो बिल्डअप हो गया है, तो इसके लिए आप जो डॉक्टर को मिलें, आप खुद से साफ ना करें। स्वास्थ्य के लेके बहुत जागरूकता करते रहते हैं, लोगों को शिविर में लगा के लोगों को जानकारी देते रहते हैं, कैसे देखभाल करना चाहिए, अपने शरीर को किस तरह देखभाल करना चाहिए, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर युवा पीढ़ी से? युवा पीढ़ी की अगर आप बात बोल रहे हैं तो युवा पीढ़ी से मैं यही अपील करना चाहूँगा, बीइंग एन ऑडियोलॉजिस्ट के तौर पे, कि आजकल की युवा पीढ़ी जो म्यूज़िक सुनते हैं ईयरफोन लगा के या ईयरपॉड लगा के, उनमें वॉल्यूम काफ़ी तेज होता है। वॉल्यूम तेज होने के कारण उन्हें उनकी जो सेल्स है हमारे कान के अंदर, कॉक्लिया के अंदर कुछ हेयर सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होते हैं। तो उन्हें अभी पता नहीं चलता है, लेकिन समय के साथ साथ उनके सुनने की क्षमता धीरे धीरे कमने लगती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी कोई सर्जरी नहीं है, अगर इसकी कोई दवाई नहीं है। अगर एक बार आवाज़ों के कारण, जो म्यूजिक प्लेयर आप यूज कर रहे हैं उसके कारण अगर आपको सुनने में दिक्कत हो गई, तो उसका इलाज में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है कान की मशीन। तो फिर उनको कान की मशीन लगाने की जरूरत होने लगेगी। तो उससे अगर मशीन लगाना नहीं चाहते हैं, कान की मशीन, तो सबसे जो बेस्ट है कि आप म्यूजिक सुनिए, जरूर सुनिए, लेकिन उसकी वॉल्यूम को 50% 60% से ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप 90% 100% पे अगर आप 2 घंटे भी म्यूजिक सुनते हैं तो वो आपके कान को डैमेज कर सकता है, वो आपके कॉक्लिया को डैमेज कर सकता है। जो मशीनें हैं कान में लगाने वाले सारे सब मतलब कि उपलब्ध हैं आपके सारे? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ जितने भी हाई एडवांस्ड हियरिंग एड्स हैं, जिसे हिंदी में कान की मशीन बोलते हैं या आम भाषा में लोग उसे ईयर मशीन भी बोलते हैं, कान की सुनने की मशीन वो उपलब्ध है हमारे यहाँ पे। डिजिटल, नॉन डिजिटल हर प्रकार के मशीन उपलब्ध हैं। और ऐसे भी मशीनें हैं जो काफ़ी हाई उनकी एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है उस तरह की मशीनें हैं, ब्लूटूथ वाली मशीनें हैं, हर तरह की मशीनें हम यहाँ पे लोगों को लगाते हैं। लेकिन मैं लोगों से आग्रह करना यही चाहता हूँ कि आप कान की मशीन जब भी लगवाएं तो कोई ऑनलाइन मेथड से मशीन ना लें, क्योंकि मशीन की फिटिंग आपकी एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। क्योंकि कान की मशीन की फिटिंग अगर आपकी गलत हो गई, चाहे वो कितनी भी महंगी मशीन हो, अगर फिटिंग गलत हो गई तो आपको बाद में सुनने की समस्या और बढ़ सकती है। तो आप हमेशा एक क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट से मिलके ही कान की मशीन लगवाएं। परिचय बताएं। सर, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु कुमार संजू है। मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने अपनी बैचलर और मास्टर डिग्री ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान मैसूर से किया है। और मेरी 10 साल की एक्सपीरियंस है। स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग रिलेटेड डिसऑर्डर को मैं ट्रीट करता हूँ और उनकी डायग्नोसिस भी करता हूँ। और मतलब कि क्लिनिक किस जगह पर है? सर, मेरा क्लिनिक का नाम है द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर। यह नारायणी गर्ल्स हॉस्टल, जुब्बा सहनी पार्क के पास स्थित है, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर में। मोबाइल नंबर बताएं। मेरा सर मोबाइल नंबर है 8447353649। क्लिनिक का समय बताया जाए। क्लिनिक सर हमारा 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। और कांटेक्ट करना हो तो कर सकते हैं? कांटेक्ट करना हो तो आप यहाँ क्लिनिक पे भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे नंबर पे भी कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में बहुत चर्चित हो रहे हैं और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, और छात्र और छात्राओं के बीच में, महिलाओं के बीच में जागरूकता करते हैं स्वास्थ्य के प्रति, मतलब कैसे देखभाल करना चाहिए, कैसे स्वास्थ्य को अपने अच्छे से रखना चाहिए। विशेष तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा है। तो अभी जो है सुनवाई की जांच, स्पीच थेरेपी कान की मशीन, ये क्या है, विस्तार रूप से बताएं क्या है? ज़रूर सर।
नमस्कार, मैं हूं खुशबू, द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर की फाउंडर। हमारे यहाँ जितनी भी सुनने से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कम सुनना या फिर सुनने में कुछ आवाज़ें आना कान में, या फिर स्पीच से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ठीक से ना बोल पाना या फिर स्टैमरिंग होना, तो इन सब कुछ का हमारे पास इलाज किया जाता है। हमारे पास काफ़ी क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर का अच्छे से वो किया है और काफ़ी अच्छी सुविधा अभी तक प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं काफ़ी संतुष्ट हैं यहाँ से। और जैसा कि आपने बोला कि अवेयरनेस की जहाँ तक की बात है कि क्या खान पान होना चाहिए, खान पान के लिए मैं अभी यही मतलब जब से कोविड हुआ है उसके बाद से मैं यही कहूँगी कि खान पान में फ़िलहाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना, हरी सब्जियों पे ध्यान दें। आजकल के मैंने बहुत मतलब देखा है कि यंगस्टर्स में क्या है कि वो बाहर का खाना प्रेफर बहुत ज़्यादा करते हैं कि बाहर जाके कोई भी ओकेजन है तो बाहर जाके खा लिया, आज घर का खाना नहीं खाना है। लेकिन इससे क्या होता है कि बाहर में जो तेल यूज़ हो रहा है, जो ऑयल यूज़ हो रहा है, जो वो साग सब्ज़ी जो यूज़ कर रहे हैं बिना धुले ही यूज़ कर रहे हैं, या जितनी भी मतलब काइंड ऑफ वेरी मतलब बहुत ही अनहाइजेनिक वे में वो खाने को बना रहे हैं, जिस कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है। अभी पुणे में भी काफ़ी एक वायरस आया हुआ है जो कि स्पेशली गंदे पानी की वजह से हो रहा है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे बीच बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियां हो रही हैं। लोग बहुत मतलब मैंने बहुत सारा केसेस देखा है कि गंदे खाने की वजह से, अनहाइजेनिक पानी की वजह से बहुत लोगों में बीमारियां हो रही हैं। और इसको कम करने के लिए हमारे पास यही है अभी फ़िलहाल के लिए उपाय कि हम हरी सब्जियां घर में बना के खाएं, और सबसे ज़्यादा सब्जियों को पहले गर्म पानी में बॉईल करके अच्छे से उसको धुल के तभी बनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बाहर का खाना ना खाएं। अगर आप खा भी रहे हैं तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाएं जहाँ पे अच्छे से बनाया जाता है, रेदर देन कि आप किसी कहीं बाहर ठेले वेले पे जो बनते हैं उन सबको अभी फ़िलहाल के लिए आप अवॉइड करें, क्योंकि अभी बहुत तरह की फ्लू और बहुत तरह की बीमारियां हैं, तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए आप अवॉइड करें। देखा गया है कि खासकर देख रहे छात्राओं में देख रहे हैं कि शैम्पू से अधिक इस्तेमाल करती हैं और उनके कान में मतलब कि फेन उन चला जाता है, और मतलब कि जो है से साबुन जो है चेहरे पर लगाते हैं। बहुत से क्रीम मतलब कि जो मार्केट में बिक रहे हैं और वो मतलब कि कॉस्मेटिक सामान होते हैं, और मतलब कि जैसे किस तरह का बनाया हुआ है वो चेहरे को मतलब कि जो है से पूरा स्किन जो है ये ख़राब हो जाता है, और मतलब इस तरह का होता है। तो उससे क्या बचना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, वो बताएं। जी, क्रीम जैसे कि जो भी कॉस्मेटिक्स आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आजकल मार्केट में मैं देख रही हूँ बहुत सी कॉस्मेटिक्स ब्रांड है जो कि कम पैसे में मिल रहा है, बट वो कॉस्मेटिक ब्रांड अपने चेहरे पे बिल्कुल मत इस्तेमाल करें। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जितना से जितना आयुर्वेदिक ब्रांड का यूज़ करें, जैसे कि पतंजलि हो गया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जितने भी आयुर्वेदिक है, जैसे मामा अर्थ वगैरह का भी मैंने ट्राई किया है और वो काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट रहा है। तो हिमालय हो गया या मामा अर्थ हो गया या पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब का चेहरे पे काफ़ी मतलब अच्छा रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही इसका कोई नुकसान भी आपके चेहरे पे नहीं होगा। क्योंकि अगर आप बाकी कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है, तो इससे क्या होगा कि फ़िलहाल आपको शॉर्ट टर्म में तो रिज़ल्ट हो सकता है कि अच्छा दिखे, बट लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि वो आपके चेहरे को ख़राब कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इससे बचने के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितना से जितना आयुर्वेदिक रिलेटेड जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं, क्रीम है, फ़िलहाल के लिए वही इस्तेमाल कीजिए। देखा गया है कि छात्राओं में मतलब कि जो है पढ़ने वाली जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं और वो हकलाती है, और उसके बाद में उसका ग्रोथ नहीं बढ़ना, उसके टेंशन मतलब कि ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन अधिक होता है। ऐसे क्या उसका इलाज है, किस तरह? जी, क्या होता है कि अगर आप स्टैमरिंग करते हैं या आप ठीक से बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। अगर आप सपोज़ कि आप किसी स्कूल में हैं या किसी कॉलेज में हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं या किसी क्लास में बैठे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप स्टैमर करने लगते हैं या ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो लोग उसका वो हास्य बना देते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस कारण ये बहुत देखा गया है कि
यंगस्टर्स में इसका, यंगस्टर साथ ही बच्चों में भी इसका बहुत ही रिज़ल्ट ख़राब आया है कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों में वो ऐसा महसूस करने लगते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया और इस कारण वो फिर अपने करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारे सेंटर पे विज़िट करें। यहाँ पे स्टैमरिंग या फिर बोलने से रिलेटेड जितनी भी परेशानियाँ हैं, अगर आप ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं या आप धीरे बोल रहे हैं या फिर आपको बोलने में परेशानियाँ आ रही है, उन सब का इलाज आपको किया जाएगा। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आप ठीक से बोल पाएंगे, आप बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में हिस्सा ले पाएंगे, बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस में हिस्सा ले पाएंगे। अगर आपका ये चीज़ सही हो गया तो आप हमारे सेंटर पे ज़रूर विज़िट करें, आपका ये परेशानी ज़रूर से ठीक हो जाएगा। परिचय बताया जाए। परिचय तो हमारा सेंटर का नाम है द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर, जो कि मुजफ्फरपुर में जुबा सनी पार्क के सामने है। फ़िलहाल हमने अभी मुजफ्फरपुर में ओपन किया है हमारा पहला सेंटर और हमारा लक्ष्य है कि हम बिहार के बाकी भागों में भी अपना सेंटर ओपन करें ताकि हम कम शुल्क में बेहतर सुविधा, क्वालिटी सर्विस आप सब तक पहुंचा सकें। कॉन्टैक्ट नंबर? हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, नंबर हमको याद नहीं है, तुम्हारा नंबर है। तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है 8447, सॉरी फिर से कट कर। तो आप स्पीच या हियरिंग एड रिलेटेड इश्यूज़ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8447 353 649। साथ ही आप विज़िट कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है द बेस्ट स्पीच थेरेपी एंड हियरिंग एड सेंटर, जुबा सनी पार्क के सामने, नारायणी गर्ल्स हॉस्टल वाली गली में, तीसरा मकान है हमारा। यहाँ पे आप ज़रूर से ज़रूर आएँ, हम कोशिश करेंगे और हमारा वादा है कि हम आपको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रोवाइड कर सकें।